बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी डेली की वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री की ब्रांचेस को हमने डिटेल में स्टडी किया था। उसकी हमने एग्जांपल्स देखी थी। ठीक, सेल्फ असेसमेंट 1.1 मैंने आप लोगों को कहा था कि वो आप लोगों ने घर से करनी है, खुद करनी है खुद, और अगर नहीं समझ आएगी तो आप लोगों ने मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछना है। ठीक, तो आज जो है वो सेल्फ असेसमेंट 1.1 से मैं अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करूँगी। जो स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट 1.1, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट 1.1 हमारे पास क्या है कि आइडेंटिफाई द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज़ रिलेटेड टू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हेयर कंटेन अ स्पेशल क्लास ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड केराटिन। हमारे जो हेयर्स हैं उनमें एक स्पेशल क्लास ऑफ प्रोटीन्स होती हैं जिनकी वजह से हमारे हेयर, हमारे नेल्स ग्रो करते हैं। ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन नेल्स एंड वूल। ठीक है, जो हमारे नेल्स में भी प्रेजेंट होती है, जो हमारे वूल में भी प्रेजेंट होती है। प्रोटीन्स कंटेन चेन्स ऑफ कार्बन सी एटम्स। ठीक है, उसमें बता दिया कि प्रोटीन्स में कौन कौन सी चेन्स इन्वॉल्व होती हैं, सी कार्बन एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। अब कार्बन की यहाँ पे बात की तो कार्बन और हाइड्रोजन की जो हमने बात करनी थी वो हमने कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हमने पढ़ी थी, वो हमने ऑर्गेनिक में पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि एसिटाइलिन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। फिर अगेन हमारे पास जो आ गया वो क्या आ गया, कार्बन कार्बन बॉन्ड आ गया। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसमें हमने एसिटाइलिन की बात की है। एसिटाइलिन हमारे पास जो वो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन जिसमें हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में हमारे पास देखें, कार्बन और कार्बन के बीच में हमारे पास क्या ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये हमारे पास जो है ना, ये हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं, ये हम ऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं। ठीक है, ये हम कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या, वाइट लेड। लेड में हमारे पास लेड का फॉर्मूला ये होता है पीबी हम लेड कहते हैं। ठीक है, ये पिगमेंट होता है जो यूज़ होता है किसमें, आर्टिस्ट ऑफ सेंचुरीज, आर्टिस्ट यानी कि जो स्केचिंग करते हैं, जैसे ये पेंसिल का लेड है। ठीक है, द मेटल लेड इस कंपाउंड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स और, इसका और कौन सा है, पीबीएस यानी कि लेड सल्फेट जिसको हम गैलीना कहते हैं, उसमें से हम इस लेड को जो है वो क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमने किस में स्टडी, क्योंकि ये कार्बन से अलग हटके हमारे पास ये एलिमेंट आ रहा है, तो हम इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक, उसके बाद हमारे पास से जो आ रहा है वो सल्फ्यूरिक एसिड की बात है। सल्फ्यूरिक एसिड हमारा क्या कहते हैं, स्किन को बर्न करता है। तो स्किन हमारे जो है वो किस में आती है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, एनिमल्स और की, प्लांट्स की, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी आती हैं। तो हम कौन सी ब्रांच में स्टडी करते हैं, हम बायोकेमिस्ट्री ब्रांच में जो है वो हम स्टडी करेंगे। उसके बाद क्या, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, यानी कि गैसेस को हम कंप्रेस करते हैं, दबा सकते हैं। क्यों, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ठीक है, तो उनको हम कंप्रेस करके ना हम बिल्कुल कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये हम कौन सी ब्रांच में हम करते हैं, ये हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके मेथड जो भी, मीट मिल्क एग्स, अगेन दूध, मतलब गोश्त, अंडे वगैरह, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, इसमें भी कार्बन की लंबी चेन है, यानी कि इसमें भी हमारे पास क्या मौजूद है, कार्बन है। जहाँ जहाँ भी कार्बन हमारे पास होगा वो हम कौन सी हमारे पास जो है वो ब्रांच होगी, वो ऑर्गेनिक होगी। ठीक, एलिमेंट रेडियम डिकेइंग बाय इमिटिंग अल्फा पार्टिकल्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू अनदर एलिमेंट रेडियम। ठीक है, एलिमेंट जो रेडियम है वो डिके होता है। डिके का क्या मतलब है, वो अपनी ना अल्फा पार्टिकल्स इमिट करता रहता है, करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो रेडन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हम कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो जो रेडिएशन और ये सब कुछ हमने कहा था। उसके बाद हमारे पास जो होता है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो हीट की अमाउंट को और उसके सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं या इमिट्स हो रहे होते हैं, हम उसको स्टडी करते हैं। तो ये हमने मेथड और इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं, और ये किस में की ब्रांच में हमने स्टडी किया था, ये हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम इसको जो है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास जो है वो सेल्फ असेसमेंट 1.1 थी। आप लोग देख लें, आप लोगों ने जो जैसा लिखा होता है, अगर किसी का कोई मिस्टेक है तो वो यहाँ से करेक्ट कर ले। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो आ जाती है वो है बेसिक डेफिनेशंस हमारे पास हैं कुछ। ठीक है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो केमिस्ट्री में हम यूज़ करते हैं। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ठीक है, एलिमेंट्स के एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि ऐसी चीज़ें जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती, मतलब वो स्पेस है उनका कोई ना कोई मास है, उनका कोई ना कोई वजन है, उनका कोई ना कोई जो है वो मतलब कोई जगह उन्होंने घेरी हुई है। अब जैसे मेरे पास ये बुक है, इस बुक ने जो है ना वो स्पेस ली हुई है। ठीक, और इसका कोई ना कोई मास होगा, तो दिस इज़ कॉल्ड मैटर।
ठीक है। मैटर की हम जो है वो छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि मतलब 3 काइंड्स जो होती हैं वो मैटर की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। अभी फिज़िक्स में आप लोगों ने देखा होगा कि एक और नई ब्रांच है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। ठीक है। 4th स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा, आयनिक स्टेट है। ठीक। मैटर जैसे ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई ना कोई मास है, जिसकी कोई ना कोई स्पेस है, यानी कि कोई वजन है, कोई वॉल्यूम है, वो हम किसको स्टडी करते हैं, वो हम मैटर में स्टडी करते हैं उसको। ठीक है। ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं, यूरिया, ग्लूकोज, कॉमन सॉल्ट एक्सेट्रा वगैरह। ठीक। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है, अगली डेफिनेशन है कि अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अदर सिंपलेस्ट सब्सटेंस इज कॉल्ड एन एलिमेंट। ठीक है। वो सब्सटेंस जो किसी और सिंपलेस्ट सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, उसको हम कहते हैं कि वो है हमारे पास एलिमेंट। ठीक है। जैसे ऑक्सीजन सिंगल है O2। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है H2। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही, ये किसी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता, दिस इज एलिमेंट। लेकिन हमारे पास जैसे है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक अलहदा एलिमेंट, ऑक्सीजन एक अलहदा एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट से मिला हुआ है तो ये कंपाउंड है। ठीक है। तो एलिमेंट को हम किसी भी सिंपलेस्ट सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जिसमें एग्जांपल है हमारे पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हैं क्योंकि हम इनको सिंपलेस्ट सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब है कि प्योर सब्सटेंस है जो 2 मोर एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, इनका 2 एलिमेंट से जब मिलके बनी होगी कोई चीज़। ठीक है। क्योंकि एलिमेंट जो है वो एक प्योर चीज़ है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके हमारे पास जो चीज़ बनती है वो हमारे पास कंपाउंड बनता है। ठीक है। 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास जो है वो H2O, हाइड्रोजन एक अलहदा एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलहदा एलिमेंट है, इन दोनों से मिलकर हमारे पास जो चीज़ बनती है वो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। ठीक हो गया। जैसे कंपाउंड के हमारे पास एग्जांपल है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। सोडियम एक अलहदा एलिमेंट है, क्लोरीन एक अलहदा एलिमेंट है, तो ये हमारे पास क्या मिलके बन जाते हैं, कंपाउंड्स बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, यानी कि थ्रू आउट का मतलब है होल जितना भी कंपाउंड है, एलिमेंट भी एक जो है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब है शुरू से लेकर एंड तक जो है ना एक ही कंपोजिशन। अब जैसे ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन ही, वो एंड पे जाके चेंज नहीं होगा। या अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगा, एंड में जाके वाटर या कुछ और नहीं बन जाता। तो ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन जो है वो उसका ये मतलब है। ठीक है। अब अगला है जो हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस डेट कंटेंस 2 और मोर प्योर सब्सटेंस, यानी कि एक इम्प्योर चीज़ है लेकिन वो मिलके किससे बनी है, 2 प्योर सब्सटेंस से मिलके, लेकिन एक इम्प्योर चीज़ हमारे पास बन गई है जो डेट रिटेन देयर इंडिविजुअल केमिकल करेक्टरिस्टिक्स, लेकिन उन जो दोनों प्योर सब्सटेंस आपस में मिक्स हुए हैं वो अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक्स को बरकरार रखते हैं। ठीक है। वो अपनी करेक्टरिस्टिक्स को चेंज नहीं कर सकते। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मिक्सचर है। ठीक है। मिक्सचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 और मोर प्योर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। ठीक है। यानी कि जो मिक्सचर है हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक है। कुछ फिजिकल मेथड्स होते हैं जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, या आगे से आप लोग आगे को मतलब चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है। फिजिकल मेथड्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है। उन फिजिकल मेथड्स के ज़रिए हम मिक्सचर को जो है ना वो 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब एग्जांपल हमारे पास मिक्सचर की जो है वो एयर है। एयर में हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारा कुछ हमारे पास जो है ना वो एयर में होता है। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो है वाटर। वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व हुई है, उसके अंदर हमारे पास जो है वो टेबल सॉल्ट है, यानी कि सॉल्ट में वाटर, सॉल्ट के अंदर वाटर है, और उसके अलावा हमारे पास सैंड प्लस सॉल्ट प्लस सैंड। ठीक है। नमक और जो हमारे पास है वो नमक और रेत। ठीक है। अब जैसे नमक को अगर मैं पानी के अंदर मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं अगर उसी नमक वाले पानी को मैं चूल्हे पर रख के बॉईल कर लूँ तो पानी एवेपोरेट हो जाएगा, नमक मेरे पास वापस आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह सॉल्ट और सैंड, रेत और नमक, ठीक है, इन दोनों को भी मिक्स कर लूँ तो बनेगी एक इम्प्योर चीज़। ठीक है। लेकिन इनको भी मैं फिजिकल मेथड से दोनों को अलग कर सकती हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है ना मिक्सचर की 2 टाइप्स आ जाती हैं, 2 तरह से हमारे पास मिक्सचर होते हैं। एक या तो मिक्सचर हमारे पास होमोजीनस होगा, या तो मिक्सचर हमारे पास जो है वो हेट्रोजीनस होगा। ठीक है। अच्छा,
होमोजेनियस मिक्सचर क्या होगा? कि मिक्सचर डेट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर विजिबल डिफरेंट कंपोनेंट्स इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, वो मिक्सचर जिसमें हमारे पास जो दोनों कंपाउंड्स हमने मिक्स किए हैं वो विजिबली हमें नज़र आ रहे हैं। जैसे अगर मैं सॉल्ट और सैंड को मिक्स करूं तो सॉल्ट भी मुझे नज़र आएगा और सैंड भी मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, सॉल्ट प्लस सैंड, ऑयल जो वाटर के अंदर, तो दोनों चीज़ें जब मैंने मिक्स की हैं तो वो मुझे फिर भी नज़र आ रही हैं, विजिबल हो रही हैं, तो वो हमारे पास जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, उसके बाद हम मिक्सचर डेट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेस, और एक ऐसा मिक्सचर जिसमें सिर्फ एक ही फेस है, यानी कि अगर मैंने उसको मिक्स किया हुआ है तो मुझे पता नहीं चल रहा कि इसमें मैंने कौन कौन सी चीज़ें मिक्स की हुई। जैसे पानी के अंदर मैं चीनी डाल दूँ या पानी के अंदर मैं नमक डाल दूँ तो मुझे नहीं पता चलता कि पानी के अंदर नमक डाला हुआ है या नहीं। तो ये जो हमारे पास वन फेस बन जाता है ना, इसको हम होमोजीनियस, होमो का मतलब भी सेम होता है। ठीक है, इनका एक सेम फेस बन गया। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल में शुगर डिज़ोल्व मिक्स इन वाटर, सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर, ये सारे हमारे पास जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल। ठीक है, यहाँ तक ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, कुछ डेफिनेशन थी जो बेसिक्स थी। ठीक है, ये आगे क्योंकि आप लोगों को ये वर्ड सब्सटेंस यूज़ होगा, ये वर्ड एलिमेंट यूज़ हो रहा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एलिमेंट क्या है, ये सब्सटेंस क्या है, ये कंपाउंड क्या है, ये मिक्सचर क्या है। ठीक है, इसलिए उन्होंने अभी जो है ना आप लोगों को थोड़ी थोड़ी जो है वो डेफिनेशंस बता दी हैं। ठीक, उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है अगला जो टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर या मास नंबर। ठीक है, अब हमारे पास जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर, एक एटम हमारे पास होता है। ठीक, उस एटम के अंदर हमारे वो एटम किससे मिलकर बना होता है? उस एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, उस एटम के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं, उस एटम के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, एक एटम है, उसके सेंटर में हमारे पास होता है न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स भी होते हैं और उस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जो है वो न्यूट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। ठीक हो गया, उसके अलावा हमारे पास जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑर्बिट में मौजूद होते हैं जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स, ठीक है, यानी कि ये जो न्यूक्लियस है एटम में, ये जो एटम का न्यूक्लियस है, इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास मौजूद थे उसको हम कहते हैं वो है हमारे पास एटॉमिक नंबर। ठीक हो गया, उसके अलावा हमारे पास जो आ जाता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम इज़ नॉन एज मास नंबर, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है उनको जब मैं सम करूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो मैं कहूँगी कि ये इस वाले एटम का मास नंबर है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का उसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है। ठीक है, उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, तो मैं क्या कहूँगी कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो मैं अगर कहूँ कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है। ठीक है, अगर इसी तरह मैं हीलियम का कहूँ कि हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना। ठीक है, और मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को टोटल कर दूँ तो मेरे पास मास नंबर बन जाता है। ठीक है, तो हीलियम का मास नंबर क्या होगा? 2 + 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि हीलियम का एटॉमिक मास नंबर जो है वो 4। ठीक है, इसी तरह कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और हमारे पास मास नंबर क्या होगा? 6 + 6 12 जो है वो मास नंबर है। अच्छा, अगर हमने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें कोई अगर क्वेश्चन हो या हमें कुछ गिवन हो तो अगर हमें मास नंबर गिवन हो और हमें एटॉमिक नंबर गिवन हो तो हम उन दोनों को माइनस कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो है वो निकल आएंगे हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास एटॉमिक नंबर है एक एलिमेंट का, वो एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है, और मास नंबर उसका कितना है? 35 है। तो हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ दिस एलिमेंट, यानी कि ये जो एलिमेंट हमें दिया हुआ है इसका हमारे पास मास नंबर 35 और 17 जो है वो उसका एटॉमिक नंबर। अब हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बताने हैं और न्यूट्रॉन्स भी बताने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम कैसे बताएंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हमारे पास वो एटॉमिक नंबर होता है, तो हमें जो एटॉमिक नंबर गिवन है इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास उतने ही हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? जो हमारे पास ऊपर फार्मूला गिवन था, ये वाला सारा फार्मूला, कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो मास नंबर हमें गिवन होगा वो उसमें से मैंने एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है, तो मेरे पास जो चीज़ आ जाएगी वो आ जाएगी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर ही है, तो 17। लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे? जो हमें मास नंबर दिया हुआ था उसमें से हमने एटॉमिक नंबर को क्या कर दिया? माइनस कर दिया है, तो मेरे पास जो चीज़ आ गई है वो हमारे पास जैसे 18 इसका आंसर आ गया था। ये 18 इज़ क्या है? ये 18 हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं।
ठीक है क्या? आज के लिए हमारे पास जो है वो इतना ही, हमारा टॉपिक काफ़ी है। ठीक, इसमें से अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्यूरी है या कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही या कुछ भी, तो मैं एक एक चीज़ डिटेल में इसीलिए समझाती हूँ कि ताकि आप लोगों को जो है वो मुश्किल ना हो। ठीक, और अगर कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ समझ नहीं आ तो कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर गाइड करूँगी। ठीक, आज के लिए मेरी वीडियोस के इतना ही काफ़ी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को मेरी डेली की वीडियोस मिलती रहें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।